सवाल यही उठता है कि आखिर हजारों सालों के उतार चढ़ाव, इतने साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने और फिर आजादी के लंबे संघर्ष के बाद कोई सभ्यता दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कैसे बन जाती है ना एक पहेली जैसी बात। चलिए इस सफर को एक एक करके परत दर परत समझते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एकदम शुरुआत से, उस प्राचीन नींव से जहां इस महान सभ्यता की पहली ईंटें रखी गई थी। और हम बात कर रहे हैं आज से कोई 4,500 साल पहले की। जरा सोचिए। अब देखिए, ये टाइमलाइन हमें अंदाजा देती है कि हम कितने लंबे समय की बात कर रहे हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 2500 ईसा पूर्व यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और फिर करीब 1000 साल बाद 1500 ईसा पूर्व में शुरू होता है वैदिक काल। और यहीं से आप कह सकते हैं कि विचारों की नींव पड़नी शुरू हुई। और सिंधु घाटी सभ्यता, वो तो सचमुच अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। जरा सोचिए, आज से 4,500 साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में प्रॉपर प्लानिंग थी, एकदम ग्रिड पैटर्न पर बने हुए एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम थे और एक जबरदस्त ट्रेड और क्राफ्ट्स का माहौल था। ये दुनिया की पहली बड़ी शहरी संस्कृतियों में से एक थी। क्या कमाल का ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग रहा होगा, है ना? अब जो चीज इस दौर को और भी दिलचस्प बनाती है वो है विचारों की क्रांति। मतलब वैदिक काल ने वो कल्चरल और फिलोसॉफिकल बेस तैयार किया जिस पर आगे का पूरा समाज बना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथ, ये सब इसी दौरान लिखे गए, और इन्हीं ग्रंथों ने आने वाली सदियों के लिए समाज का ढांचा और नैतिक मूल्य तय किए। तो चलिए अब कहानी के अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये वो दौर था जब पहली बार बड़े बड़े इलाकों को ताकतवर राजवंशों ने एक साथ जोड़ा। ये था साम्राज्यों का युग। ये टेबल ना हमें भारत के दो सबसे बड़े क्लासिकल एम्पायर्स को एक नज़र में समझने में मदद करती है। देखिए, एक तरफ है मौर्य साम्राज्य, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया, और दूसरी तरफ गुप्त साम्राज्य। इन दोनों ने सिर्फ बड़े बड़े इलाकों को एक नहीं किया, बल्कि भारत के इतिहास पर एक बहुत गहरी छाप भी छोड़ी। और मौर्य काल का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन। कलिंग का जो भयानक युद्ध हुआ, उसने उन्हें हिंसा से बिल्कुल दूर कर दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति और अहिंसा को अपने शासन का आधार बनाया, और इस संदेश को दूर दूर तक फैलाया। सोचिए, ये इतिहास में सत्ता और नैतिकता के बीच एक कितना रेयर बैलेंस था। और हाँ, गुप्त काल, इससे भारत का गोल्डन एज क्यों कहते हैं? ये कोई ऐसी ही दी हुई उपाधि नहीं है। इस दौरान साइंस, मैथ्स और आर्ट्स में जो तरक्की हुई वो कमाल की थी। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, वो इसी युग में थे। उन्होंने ही तो दुनिया को शून्य का कॉन्सेप्ट दिया, जिसने मैथ्स की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तो मौर्य और गुप्त साम्राज्यों ने सिर्फ राज ही नहीं किया, उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल पहचान की नींव भी रखी। और इसी नींव पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम आ गए हैं मध्यकाल में। ये वो दौर है जब नए राजवंश आए, नए कल्चरल प्रभाव आए, और इस जमीन का जो ताना बाना था उसे और भी ज्यादा रिच बनाया। इस दौर को हम मोटे तौर पर दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, दिल्ली सल्तनत, जिसने लगभग 300 साल तक राज किया, और फिर उसके बाद आया मुगल साम्राज्य, जिसकी नींव बाबर ने रखी, और अकबर जैसे शासकों ने इसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और हाँ, जब मुगल आर्किटेक्चर की बात हो तो ताजमहल का जिक्र तो आएगा ही। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये तो कला का एक बेजोड़ नमूना है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, और आज ये भारत की कल्चरल हेरिटेज का एक ऐसा प्रतीक है जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचता है। तो इस पूरे मध्यकालीन दौर ने भारत को एक मिक्स्ड कल्चर दिया, एक मिली-जुली संस्कृति, जिसने इसके ताने बाने को और भी कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत बना दिया। लेकिन अब कहानी एक ऐसे ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंचती है जहां इस जमीन का भविष्य किसी और के हाथों में जाने वाला था। ये दौर था कॉलोनियल रूल का, और यहीं से शुरू हुआ आज़ादी के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष। और यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसने पॉलिटिकल पावर पर कब्जा कर लिया। मतलब जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी वो एक विशाल साम्राज्य बन गई, और इसने भारत के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
1857। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक ऐतिहासिक मोड़ है। इस साल ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। हाँ, इसे दबा तो दिया गया, लेकिन इसने आज़ादी के संघर्ष की आग को पूरे देश में भड़का दिया। ये इस लड़ाई में एक बहुत बड़ा डिसाइसिव मूवमेंट था और दशकों तक चले इस आंदोलन को कई महान नेताओं ने लीड किया। हो सकता है उनके रास्ते अलग अलग थे, पर मंजिल सबकी एक ही थी, आज़ादी। महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन, तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई का क्रांतिकारी साहस। इन सभी ने मिलकर भारत की आज़ादी की नींव रखी। और अब हम कहानी के उस पड़ाव पर हैं जहां सदियों का संघर्ष अपनी मंजिल तक पहुंचा। ये आज़ादी हासिल करने और एक नए राष्ट्र को बनाने की कहानी है। 15 अगस्त 1947 ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये सदियों की गुलामी के बाद आज़ादी की सुबह थी। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली, एक लंबा संघर्ष और अनगिनत बलिदानों का नतीजा। लेकिन सिर्फ आज़ादी मिलना ही काफ़ी नहीं था, अब एक राष्ट्र को बनाना था। और वो हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब भारत ने अपना संविधान लागू किया और ऑफिशियली एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। इसी के साथ एक नए भारत की नींव रखी गई। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे वाइब्रेंट लोकतंत्र है। 4,500 साल की ये अविश्वसनीय यात्रा हमें इसी मंजिल पर लेकर आई है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि हजारों साल पुरानी विरासत और करीब 75 साल के लोकतांत्रिक तजुर्बे के साथ इस प्राचीन सभ्यता और इस युवा लोकतंत्र का भविष्य कैसा होगा? इसका जवाब वो तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हम